Hello everyone, in today's 11th Commerce OC lecture, today we are going to learn about organization of commerce and management subject, its importance in commerce. So let me start. See, this is your first page of textbook. As the name suggests, organization of commerce and management. तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कॉमर्स की, अबाउट कॉमर्स। कॉमर्स क्या है और सेकंड पार्ट में आ जाएगा मैनेजमेंट। ठीक है, हिंदी में बात करें तो कॉमर्स को वाणिज्य बोलते हैं। तो जनरल टर्म्स में कॉमर्स का मतलब होता है रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू बिजनेस। और इस बिजनेस के अंदर या कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, इसके ऊपर भी इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में हमको बताया जाएगा। पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसमें सीखने को मिलेंगी। लेट अस मूव फर्दर। सो दिस इज योर इंडेक्स। फर्स्ट चैप्टर देखिए, इंट्रोडक्शन दे दिया उसी का। देन वी हैव ट्रेड। ट्रेड क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बारे में पूरी जानकारी। चैप्टर नंबर 3 पे हम स्टार्ट कर देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आपके जैसे जो न्यू जनरेशन है, जिन्हें खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की समझ होनी चाहिए। ये बिजनेस कैसे ग्रो होता है, कैसे स्टार्ट होता है, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट होता है, ये चैप्टर नंबर 3 में हमको पढ़ने मिलेगा। देन चैप्टर नंबर 4 एंड 5 इट्स रिगार्डिंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा होलसेलर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, फिर सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। ठीक है ना, तो ऐसे जो भी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे बनती है, कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं, मैनेजमेंट में कौन होता है, डिसीजन कौन लेता है, मीटिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 4 और 5 में देखने वाले। नंबर 6 है इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस। हम यहाँ पर देखेंगे ऐसे कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं कंपनी को ग्रो करने में। तो यहाँ पर कौन से हेल्प की बात करें, हम बात करें फाइनेंशियल हेल्प की, है ना। अब बिजनेसमैन के पास आइडिया है, सब कुछ है, सिर्फ क्या चाहिए रहता है, फाइनेंस चाहिए रहता है। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जहां से कंपनी को फंड्स मिल सकते हैं, लोन मिल सकते हैं, ये हमको चैप्टर नंबर 6 में देखने मिलेगा। चैप्टर नंबर 7 इट्स टोटली अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपका जो बिजनेस है उसको कौन सा एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, क्या आप उस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, यहां पर आप ओवरऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को कैसे समझना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, मैनेजमेंट क्या होता है। जो स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने बिजनेस में महारत हासिल की है, तो उन्होंने कुछ चीजें, कुछ बातें हमको इसके अंदर सिखाई हैं। अगर हम वो फॉलो करें तो हमारा मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चीज हमको चैप्टर नंबर 8 में सीखने को मिली। तो ओवरऑल आपको एक बिजनेसमैन बनना है या किसी बिजनेस को मैनेज करना है, संभालना है, तो ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है हमारे बहुत काम का है। तो कॉमर्स में हम लोग अकाउंटिंग तो सीखते ही हैं कि बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। बट ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम क्या सीखते हैं, वी लर्न टू स्टार्ट अ बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, है ना। ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखते हैं। ओके, तो आइए फर्स्ट चैप्टर पे, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो सही बात है,
जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, सबको क्या चाहिए? कुछ ना कुछ गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए। क्यों चाहिए? टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, सो दे कीप देमसेल्फ बिजी एंड डू सम एक्टिविटी थ्रू आउट देयर लाइफ। तो अपने आप को बिजी रख करके कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? एक्टिविटीज थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको लाइवलीहुड आएगा, कुछ ना कुछ अर्निंग आएगा, और उस अर्निंग के हेल्प से वो गुड्स और सर्विसेज को परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, और अपने डिमांड को, अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऑल एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले यहां पर बाइफर्केशन किया। आप जो एक्टिविटी थ्रू आउट योर लाइफ करोगे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? आप नीचे चार्ट देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नॉन इकोनॉमिक क्या है। Non economic activity are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirement without monetary expectation। ऐसी एक्टिविटीज जहां पर आपका कोई मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपने ये प्रॉफिट के लिए स्टार्ट नहीं किया, आपने या तो ये वेलफेयर के लिए स्टार्ट किया है, या कोई कल्चरल इवेंट आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, या कोई रिलीजियस इवेंट आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, ये सेंटिमेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है, बट ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर, है ना, ये सब चीज का प्रॉफिट से कोई लेना देना होता नहीं है। तो माँ जो घर में खाना पका रही है या जो भी हाउस कीपिंग का वर्क कर रही है, उसके लिए मंथ एंड में वो सैलरी नहीं मांगती, उसका कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है आई शुड गेट समथिंग इन रिटर्न फाइनेंशियली। ये क्यों कर रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो माँ की जो ये एक्टिविटी है उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल, वो रिलीजियस वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए, कल्चरल वर्क के लिए, सेंटिमेंटल वर्क के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसमें उसका आइडियोलॉजी, जिसमें उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो उसे कहा जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन दी अदर हैंड, इकोनॉमिक एक्टिविटी इसका ठीक उल्टा, और जो कॉमर्स हम जिसके लिए लर्न कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स, व्हाट इट इन्वॉल्व्स? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। 3 चीजों की बात की। आप प्रोड्यूस कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मतलब सेल कर रहे हो, और कंज्यूम कर रहे हो, कंजम्पशन, उपभोग कर रहे हो, ठीक है ना, किसका? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑल लेवल विद इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। है ना, किसका किसका? गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, या फिर कंजम्पशन करते हो, एट ऑल लेवल विद इन अ सोसाइटी, सोसाइटी के जितने भी लेवल है, ठीक है ना, उसमें। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कोई वर्कर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि उसका लाइवलीहुड चले, फैक्ट्री में काम करने से उसको कुछ इनकम जनरेट होगा, ठीक है ना। दस इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट अर्निंग लाइवलीहुड। इसलिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इससे आपको जीवन व्यापन करने के लिए कुछ कमाई हो जाती है, कुछ अर्निंग आ जाती है। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये जो दो पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें किसी को कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका बोलिए। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज बिजनेस। अगर आप इस वर्ड को डिफरेंशिएट करो,
या उसको दो पार्ट में डिवाइड करो तो पहला पार्ट उसमें आता है बिजी, ठीक है, और दूसरा पार्ट आ जाता है नेस। तो जो बिजीनेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस, राइट। बिजी रहना, बिजनेसमैन का काम क्या रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, बिजी रहता है। तो बिजी प्लस नेस, बिजनेस, ठीक है। बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, क्या बता दिया यहां पर, बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय एन इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है यहां पर, सिस्टमैटिक, ठीक है ना। किसका एफर्ट, बाय एन इंडिविजुअल, कोई एक इंसान और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कुछ लोग मिलकर के एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट लेते हैं, तो उनकी एक्टिविटी को, उनके एफर्ट को क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है। इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, एंड सेल देम इन द मार्केट टू रीप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के मकसद से, उनका मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। वो कुछ गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, ताकि वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। इट सेटिस्फाइज मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ द सोसाइटी, और इसकी वजह से क्या होता है, जो समाज की जरूरतें हैं, जो मल्टीपल हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, वो सेटिस्फाई होती हैं, लेकिन तो आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इसके ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट इसमें लेकर के आप कुछ अर्न करना चाहते हो, दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग बिजनेस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स actually means making of goods. When you are talking about production or manufacturing, that means you are making, कुछ बना रहे हो। It may be agricultural product or finished goods product in factories. फैक्ट्री में वो कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मलैंड में आपने वीट का कल्टीवेशन किया है, वीट है ना, गेहूं, तो ये जो गेहूं आएगा बाद में, ये आपका क्या है, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और उस गेहूं का जब बाद में ब्रेड बनेगा, तो वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, उसे बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो चाहे आप फसल के रूप में उसका प्रोडक्शन करो, या फिर आप किसी फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन, सही बात है। या तो आप लेबर यूज करोगे, वर्कर, या तो मशीन। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 80 to 90% वर्क सब मशीन से होता है ना। रोबोटिक्स वर्ड, रोबोटिक्स वहां पर यूज किया जाता है। ऑटोमेटेड मशीन होती हैं जो सारे काम करती हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जहां पर मशीन से काम कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और जहां पर वर्क लेबर के थ्रू होता है, वर्कर के थ्रू होता है, उसे बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो आप क्या कर रहे हो, कोई जमीन को कल्टीवेट करके फूड ग्रेन्स है ना, जो भी हो, पल्सेस हो, राइस हो, ये जो आप वहां पर कल्टीवेट कर रहे हो, इसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बोलते हैं। हाउएवर, कन्वर्टिंग ऑयल सीड्स इनटू एडिबल ऑयल, हाँ, लेकिन आप क्या करते हो, जो ऑयल सीड्स है, जैसे सरसों हो गया, राई हो गया, उसका आप क्या कर रहे हो, उसमें से एडिबल ऑयल निकाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ द मैन पावर एज वेल एज मशीन पावर, इज एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ पर देखो, कोई भी चीज हमारे लिए न्यू नहीं थी, सारी चीजें ऑलरेडी हमको पता है, सिर्फ इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, राइट। व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, मतलब आप सेल्स की बात कर रहे हो, मार्केटिंग की बात कर रहे हो, गुड्स को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है उसकी बात कर रहे हो। इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग विच फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। तो यहां पर ये सारी जो सर्विसेज है हमारी हेल्प करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रही है,
वेयर हाउसिंग हो तो प्रोडक्ट को सेफ रखती है जब तक वो सेल नहीं हो जाता, और एडवर्टीजमेंट हो तो हमारी मार्केटिंग में हेल्प करती है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक हमारा न्यूज पहुंचता है और लोगों को पता चलता है तो वो हमसे परचेस करते हैं, है ना। तो ये तीनों चीजें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। प्रोफेसर हैनी, इन्होंने बिजनेस को क्या बताया, इन्होंने बताया बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी which are directed towards the production and processing of wealth, है ना। ऐसी एक्टिविटी जिसके वजह से प्रोडक्शन होता है और संपत्ति बनती है, संपत्ति मतलब वेल्थ, वेल्थ क्रिएट होता है, आप प्रोडक्शन करते हो और वेल्थ क्रिएट करते हो, ठीक है ना। प्रोफेसर प्राइड है, ह्यूगस है और कपूर, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने डेफिनेशन दिया, डिफाइन किया, द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society's needs. Organized effort of individual मतलब लोगों का सिस्टमैटिक एफर्ट किस चीज के लिए, टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए आपको प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है और क्या करना है, सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड, ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो सोसाइटी के नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहां पर ये जो दो डेफिनेशन है आप देख रहे हैं, दोनों ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, किसके अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास। अब जब आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए बोला जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेशन मतलब किसी के द्वारा इसको डिफाइन किया गया, जैसे यहां पर है प्रोफेसर हैनी, तो इन्होंने जो बात बोली है आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही बात लिखनी है। और देखिए इन्होंने इसके लिए कोट करने के लिए यहां पर क्या डाल दिया है, इन्वर्टेड कॉमास, तो आपको भी क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा पुट करना है। लेकिन ध्यान रहे इन्वर्टेड कॉमा तभी पुट करना है जब ये वर्ड टू वर्ड क्या हो, करेक्ट हो। एक भी वर्ड आप ना डिलीट करें ना ऐड करें, इसमें आप कोई अपना वर्ड डाल सकते नहीं है, चेंज कर सकते नहीं है, निकाल सकते नहीं है, जैसा प्रोफेसर हैनी ने बोला है वैसा ही आपको लिखना है, तो जाके आप इन्वर्टेड कॉमा पुट कर सकते हो और आपको फिर पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपको डेफिनेशन प्रॉपर याद नहीं है, डोंट वरी, डोंट पुट इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा पुट ही मत करो, ज्यादा से ज्यादा हाफ मार्क डिडक्ट होगा, बराबर है। तो इन्वर्टेड कॉमा कब पुट करना है, जब आपको ये वर्ड टू वर्ड डिट्टो बाय हार्ट है, बराबर है। चलो आगे जाएंगे। प्रोफेसर प्राइड, ह्यूगेस एंड कपूर, इन्होंने भी अपना डेफिनेशन दिया कि एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट इंडिविजुअल का, किस चीज के लिए, टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर प्रॉफिट, ठीक है, किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, क्यों, टू सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड, समाज की जो भी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने, ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी व्यक्ति बिजनेस लॉस करने के लिए नहीं करेगा, क्यों करेगा, ताकि उसमें से प्रॉफिट जनरेट हो। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी व्यक्ति किसी का सेवा करने के लिए बिजनेस करेगा नहीं, है कि नहीं। तो जब भी आप बिजनेस करते हो आपका पीछे उधर मेन मोटिव क्या होता है, टू फेच बेटर रिटर्न्स, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। A business is an economic activity as it is undertaken to earn money or livelihood, ठीक है ना। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहां पर आपको जीवन व्यापन करने के लिए पैसा मिलता है, आप पैसे कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव अफेक्शन फीलिंग सेंटिमेंट, तो यहाँ पर लव अफेक्शन फीलिंग और सेंटिमेंट की कोई जगह नहीं है। बिजनेस लव पे नहीं चलता है, वो प्योर कैलकुलेशन बेस्ड होता है। अगर आपको लॉस हो रहा है, कुछ ज्यादा समय तक लॉस हो रहा है, फिर आपको उसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, बंद कर दीजिए, है कि नहीं। पॉइंट नंबर 2,
टू पार्टीज। पॉइंट नंबर 1 क्या था? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 2 क्या है? टू पार्टीज इन्वॉल्व। ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, दैट मींस देयर शुड बी सम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनीज और मनीज वर्थ, है ना। पैसा या पैसे जैसी दूसरे चीजों के साथ में क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। हमने कुछ बेचा तो हमें कुछ पैसा मिला। तो ये दो या दो से ज्यादा पार्टी के बीच में हो सकता है। आप अकेले अपने आप को कोई गुड सेल थोड़ी कर सकते हो, ये पॉकेट से निकाला और ये पॉकेट में डाल दिया, ला पैसे, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं। आप बिजनेस हमेशा दूसरों के साथ करते हैं। तो यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टी इन्वॉल्व है वो कितनी है? मिनिमम 2। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज। हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए 2 पार्टी तो होनी ही चाहिए, तभी एक्सचेंज बोला जाएगा। दैट इज द सेलर एंड द बायर। तो एक बायर है, दूसरा सेलर है। Business transaction is a result of an agreement between the buyer and the seller, which may be oral or written. तो जो पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसमें एक एग्रीमेंट होता है। क्या बता दिया? बिजनेस ट्रांजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। किसका एग्रीमेंट है? बायर और सेलर का। क्या एग्रीमेंट है? विच मे बी ओरल और रिटर्न। वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो यहां पर एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट ये है कि सामान लेने के बाद वो हमें पैसा पे करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सचेंज का एग्रीमेंट है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। ये तो हमने डिस्कस किया। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अदरवाइज आप ज्यादा दिन तक बिजनेस को रन कर पाएंगे नहीं। The basic purpose of business is to earn the profit from its activities. जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं वहां से क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। बिजनेस मैन try to maximize profit either by increasing the value of the sale or reducing its cost. तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको अपनी कमाई बढ़ानी है तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अपना सेल बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा सेल होना चाहिए तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या बताई? रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। या तो आपके पास जो कॉस्ट लग रहा है वो कॉस्ट को क्या कीजिए? कम कीजिए, कम प्राइस पे सेल कीजिए, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर बिजनेस। ठीक है। इट इज द स्पाइन ऑफ बिजनेस विच कीप्स द बिजनेस गोइंग ऑन। जैसे हमारा स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी, जिसकी वजह से हम इरेक्ट पोजीशन में खड़े हो सकते हैं, वैसे बिजनेस का स्पाइन किस सॉरी यहां पर जो प्रॉफिट मोटिव है ये बिजनेस का क्या है? स्पाइन है। आज प्रॉफिट मोटिव होता है तो ही बिजनेसमैन ज्यादा काम करता है। वो दिवाली भूल जाता है, होली भूल जाता है, सारे इवेंट्स भूल जाता है, उसको सिर्फ क्या करना है? पैसा कमाना है। और उस चक्कर में वो क्या करता है? बिजनेस की देखरेख ज्यादा करता है, क्योंकि वहां से पैसा आने वाला है। बराबर। इन द लॉन्ग टर्म द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में बी डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। तो ये जो प्रॉफिट मोटिव है ये तो ऑब्वियसली हर एक बिजनेसमैन का अपना अलग अलग प्रॉफिट होता है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको क्या करना? प्रोड्यूस करना। बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। क्या बता दिया? एक्सचेंज करने के पहले जो प्रोड्यूसर है उसको क्या करता है? प्रोड्यूस कर सकता है। या बिजनेस एंटरप्राइजेस उसको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। गुड्स आर इधर मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सप्लायर। या तो आप खुद बना लो या तो आप किसी मैन्युफैक्चरर से परचेस कर लो, विद द एम ऑफ सेलिंग इट फर्दर टू द कंज्यूमर फॉर प्रॉफिट। और उसका एम क्या है? ताकि आप इसे फाइनल कस्टमर तक पहुंचा सको बेटर प्राइस पे। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, exchange of goods and services. Exchange. Business involve transfer of goods and services directly or indirectly with money or money's worth. Directly बोलो, indirectly बोलो, पैसे से बोलो, बिना पैसे के बोलो, जैसा भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। क्या इन्वॉल्व हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे? बिजनेस ही बोलेंगे।
मॉनिटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी। मॉनिटरी एक्सचेंज क्या होता है? जहां पर आप पैसे से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और दूसरा एक्सचेंज कौन सा होता है? देखो, बार्टर एक्सचेंज। आप सबको पता है बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? व्हेन यू ट्रांजैक्ट गुड्स फॉर अनदर गुड्स। एक गुड्स के बदले में जब आप दूसरा गुड्स देते हो, जैसे व्हीट परचेस करना है तो आपने राइस दे दिया, है ना, तो ये क्या हो गया? बार्टर एक्सचेंज। तो ऐसे जो भी आप एक्सचेंज करते हो, ठीक है ना, जहां पर मनी इन्वॉल्व हो रहा नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? बार्टर एक्सचेंज। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन, अगर आपने खुद के कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाया है, फॉर एग्जाम्पल स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर अ डॉटर, घर में किसी के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ ड्रेस मटेरियल वैसा बना रहे हैं, तो इसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, बट स्टिचिंग ऑफ ड्रेस इन अ टेलरिंग शॉप, अगर आप किसी दूसरे के लिए ड्रेस स्टिच कर रहे हैं और उसका क्या लेने वाले हैं? पैसा लेने वाले हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? बिजनेस। एंड टेकिंग स्टिचिंग चार्जेस फॉर दैट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। सिमिलरली, इफ गुड्स आर डोनेटेड और गिवन एज अ फ्री गिफ्ट, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो गुड्स वगैरह, तो इसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा। ओके। पॉइंट नंबर 6, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास दो ही प्रोडक्ट है, या तो गुड्स या तो सर्विसेज, है ना। या तो आप कोई गुड्स, आर्टिकल, प्रोडक्ट, थिंग ये सब बेचोगे, या तो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, सेवाएं दोगे। तो ये दो ही काम होता है आपके पास। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद देयर गुड्स और सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस कैन नॉट बी टेक प्लेस। अगर गुड्स ही नहीं है, सर्विसेज ही नहीं है, तो आप बिजनेस किसका करोगे? बिजनेस हो सकता नहीं है। दीज गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स किसे बोलते हैं? ऐसा गुड्स जो कंज्यूम करने के लिए डिमांड किया गया, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल, मुझे शर्ट चाहिए, तो मैं टेलर के पास गया और मैंने बोला कि भाई मुझे शर्ट बना करके दे दो, तो मैंने ये जो शर्ट का डिमांड किया, इसे क्या बोला जाएगा? कंज्यूमर गुड्स। अब सपोज वो जो टेलर है, उसको टेलरिंग करने के लिए या स्टिचिंग करने के लिए क्या चाहिए? मशीन चाहिए। तो उसने मशीन परचेस करने के लिए डिमांड किया, आई वॉन्ट अ सीविंग मशीन। तो अगर वो मशीन डिमांड कर रहा है, तो वो मशीन क्यों डिमांड कर रहा है? ताकि वो मेरे लिए शर्ट बना सके, हाँ या ना। तो यहां पर इस मशीन को डिमांड करने को हम क्या बोलेंगे? इस मशीन को क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स। तो यहां पर देखो एग्जांपल दिया हुआ है, कंज्यूमर गुड्स, टी, मिल्क, पेंसिल, एटसेट्रा। और कैपिटल गुड्स में क्या आ जाएगा? आपने जो मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, एटसेट्रा इसमें इन्वेस्ट किया है, उसे बोलेंगे कैपिटल गुड्स। कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इन डीलिंग। वन टाइम एफर्ट, वन टाइप ट्रांजेक्शन, उसको हम बिजनेस नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका 10th फिनिश हुआ, रिजल्ट आ गया, और आपके पास बहुत सारा लास्ट ईयर का नोट्स पड़ा था, नोटबुक पड़ा था, और आप क्या करने जा रहे हो? उसे सेल करने जा रहे हो स्क्रैप वाले को, जो रद्दी वाला है, स्क्रैप वाला है, उसके पास आप गए, आपने सेल किया, आपको समझो 100 रुपीज, 150 रुपीज कुछ मिल गया। तो क्या आपने ये बिजनेस किया है? आंसर इज नो, ये बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका डेली का काम नहीं है, आपका हमेशा का काम नहीं है। स्क्रैप सेल करना तो क्या हो जाता है, कभी साल में एक दो बार आपके यहाँ पे स्क्रैप जमा हुआ है तो आप उसको निकालते हैं। तो एक दो बार की ऐसी इन जनरल एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो बिजनेस क्या होता है? कंटिन्यूअस डीलिंग। जैसे वो स्क्रैप वाला जो शॉपकीपर वहां पर बैठा हुआ है, उसका रोज का काम ही है रद्दी खरीदना और बेचना, तो उसके लिए वो बिजनेस है। बट अगर हमने वन टाइम के लिए कोई काम कर दिया, भले उसमें से प्रॉफिट भी हो गया, तो हम उसे बिजनेस का नाम नहीं देंगे, वो हमारे लिए बिजनेस नहीं है। ओके। वन सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ
a person sells his own motor car and earn profit, then it would not be considered as business activity. अगर आपने क्या किया, खुद का ही मोटर कार बेच दिया, फॉर एग्जांपल आपने मोटर कार परचेस किया था 7 लाख रुपीज में, और आपको एक अच्छा कस्टमर मिला, उसको आपने यही मोटर कार 8 लाख रुपीज में सेल कर दिया है, 8 लाख, 8 लाख परचेस किया था 7 लाख में, तो ये जो 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिला है ना, भले ये प्रॉफिट है, बट इसको बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर किया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हमेशा का काम मोटर कार सेल करना नहीं है, ठीक है। बट इफ ही इज अ कार डीलर, लेकिन अगर वो कार डीलर है तो कार डीलर का तो काम ही होता है कार में डीलिंग करना, परचेस करना, सेल करना, तो अगर वो कार डीलर है तो उसको क्या बोला जाएगा, बोलिए, बिजनेस, तभी उसको बिजनेस बोला जाएगा। सो he sells and purchases car regularly, then it is considered as business activity. अनसर्टन रिटर्न्स, अगर आपने बिजनेस करने का डिसाइड किया तो आपका जो अर्निंग है, आपका जो रिटर्न है, वो कैसा होता है, अनसर्टन, होगा कि नहीं होगा, कि मुझे लॉस हो जाएगा, ये आपको पता होता नहीं है। बट पॉजिटिव एस्पेक्ट को साथ में लेकर के आप क्या करते हो, बिजनेस करने जाते हो, तो इसे हम बोलते हैं अनसर्टन रिटर्न। आप जो कमाओगे वो फिक्स होता नहीं है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इन बिजनेस द रिटर्न्स आर नेवर प्रेडिक्टेबल, उस पे जो रिटर्न्स मिलता है आप उसे प्रेडिक्ट कर सकते नहीं हो। गारंटीड बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और सफर अ लॉस, तो जो यहाँ पर बिजनेसमैन है उसको क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस के अपने रिस्क होते हैं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो बिना रिस्क का हो, है ना, रिस्क किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। विच इज कंसर्न विद द एक्सपोजर ऑफ लॉस, जो किससे रिलेटेड है, कि क्या लॉस होने वाला है, उसी के अगेंस्ट में हमने लिया ना। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर चोरी हो सकती है तो आप लॉस बाय थेफ्ट वाली पॉलिसी लोगे, नहीं तो क्यों लोगे, ठीक है। इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट, क्या बता दिए यहाँ पर, जो रिस्क होता है वो अनडिजायरेबल, मतलब कोई चाहता नहीं कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो, कोई घटना घटे जिसकी वजह से मुझे लॉस हो, ऐसा कोई चाहता नहीं है, तो ये अनफेवरेबल है। एवरी बिजनेस वुड हैव सम और दी अदर रिस्क, हर एक बिजनेस को कोई ना कोई रिस्क होता ही है। इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कांट बी अवॉइडेड, इसकी जो इंटेंसिटी है वो आप कम कर सकते हो, लेकिन क्या उसको अवॉइड कर सकते हैं, आंसर इज नो, उसको अवॉइड किया जा सकता नहीं। तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया, एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर एक बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है। रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विद द एक्सपोजर ऑफ लॉस, एक्सपोजर टू लॉस। इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। रिस्क होता है इसके लिए ना, अनसर्टिनिटी के लिए, अगर अनसर्टिनिटी नहीं होगी तो उधर कोई रिस्क ही नहीं है, आपको सब पता है। लेकिन क्या बिजनेस में ऐसा होता है, नहीं, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया यू डोंट नो कि चलेगा कि नहीं चलेगा, हम तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के चलते कि नहीं मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं चला करके दिखाऊंगा। बट देखो अभी 2-3 महीने पहले अगर किसी ने स्टार्ट किया होगा बिजनेस नया नया, और तभी कोविड-19 आ गया है ना फरवरी से, और सब कुछ बंद हो गया, ऐसा किसी ने सोचा था, नहीं सोचा था, लेकिन हो गया, तो ये भी क्या है, रिस्क है। ऐसे बहुत सारे रिस्क है जो क्या होते हैं, अनइंश्योरेबल, उसका इंश्योरेंस निकाला जा सकता नहीं है, बट रिस्क तो हर बिजनेस में होता है। एवरी बिजनेस विल हैव सम और दी अदर रिस्क, कुछ ना कुछ रिस्क होगा। इंटेंसिटी ऑफ द रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, हाँ इसका इंटेंसिटी क्या कर सकते हो आप, मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे, कुछ रिस्क का इंश्योरेंस निकाल दो, जैसे आपको डर लगता है कि मेरे गोडाउन में कभी आग लग गई तो, अरे फायर इंश्योरेंस ले लो,
गोडाउन में कभी चोरी हो गई तो थेफ्ट इंश्योरेंस निकाल लो, लॉस बाय थेफ्ट, है कि? कार का एक्सीडेंट हो गया तो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस निकाल लो। तो उससे क्या होगा, आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो बट जीरो कर सकते नहीं। सर्टन फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट। तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसका इंश्योरेंस भी निकलता नहीं है, वो बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर है। जैसे कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, लाइक डिसलाइक, फैशन चेंजेस इन द डिमांड और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, फायर, theft, natural calamities, etc. No business is free from all above factor. तो कोई भी बिजनेस ये सारे फैक्टर से मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है, मतलब उनको रिस्क है ही। पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट ऑफ द फीचर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट एम। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों चलाया जा रहा है? ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो, और कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो कस्टमर और कस्टमर को बोलेगा, है कि नहीं? तो कस्टमर का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। आपने प्रॉफिट कर लिया लेकिन कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो क्या होगा, ये वाला कस्टमर तो जाएगा और 4 लोग को बोलेगा भाई उसके शॉप पे मत जाना, वो माल अच्छा नहीं देता। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर हमारा मेन एम क्या है, टू सेटिस्फाई कस्टमर। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बिजनेस इज नॉट एक्सेप्शन टू इट। मतलब सारा जहां पे भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, हर जगह पे आपको यही देखना है, कस्टमर should get satisfied। कस्टमर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। मॉडर्न बिजनेस बिलीव्स इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आजकल का जो बिजनेस होता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट देकर के कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहता है। एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस, साथ ही साथ प्राइस भी रीजनेबल रखता है। द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर। हमारा पर्पस क्या होगा, हमारा पर्पस है कि कस्टमर को बनाए रखें और नया नया जो कस्टमर बेस है उसको क्रिएट करें, है ना? तो क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर। गेटिंग इट? फटाफट गो थ्रू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 वाज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 2, टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट होगा तो ही बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना? तो प्रोडक्शन के लिए आपको क्या मशीन चाहिए, कितनी चाहिए, कितना बड़ा आपका फैक्ट्री होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये सारी बातें हमको इसमें सीखने को मिलती हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप बिजनेस कर रहे हो मतलब आप गुड्स का एक्सचेंज, लेन देन कर रहे हो, ठीक है ना? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, आपको गुड्स परचेस करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 7, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। तो आप जो भी पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो उसको आपको कंटिन्यू करना है तो उसको बिजनेस समझा जाएगा, अदरवाइज वन टाइम एक्टिविटी को बिजनेस समझा जाता नहीं। पॉइंट नंबर 8, अनसर्टन रिटर्न्स। आपको जो इसमें से फायदा होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, वो फिक्स नहीं है। आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, हो सकता है आपको 5,000 का फायदा हो रहा है, आपके कॉम्पिटिटर को 10,000 का फायदा हो रहा है, हो सकता है। तो इसमें रिटर्न्स कुछ सर्टन नहीं होता, फिक्स नहीं होता। एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क पता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिस्क से अछूता नहीं है, कोई ना कोई टाइप का रिस्क उसको होता ही है। कुछ रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं बाय टेकिंग इंश्योरेंस, लेकिन सारे के सारे रिस्क इंश्योरेंस उनका निकाला जा सकता नहीं। पॉइंट नंबर 10, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमारा मेन जो मोटिव है वो क्या है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। एक कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो बाकी बहुत सारे कस्टमर को लेकर आएगा। गेटिंग इट एवरीवन? तो आई होप फीचर का पॉइंट और बिजनेस का डेफिनेशन ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। इसके लिए आपको एक टास्क करना है, जो पर्टिकुलर पॉइंट 10 पॉइंट्स तक हमने आज लर्न किया, इस 10 पॉइंट्स को आपको 5 टाइम्स लिखना है। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स, ठीक है? पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं, पॉइंट्स को आपको 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है? और डेफिनेशन को भी आपको 5 टाइम्स लिखना है, सो दैट यू कैन बाय हार्ट इट। बराबर है? तो इसी के साथ मैं लेक्चर को यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।